Hello and welcome to News Laundry Interviews. Today we have with us Prabhat Singh, a 31-year-old journalist from Dantewada, which is in South Bastar of Chhattisgarh. Singh is currently in Delhi on bail. Prabhat, you were arrested in March for a WhatsApp message, और ये WhatsApp मैसेज एक बस्तर न्यूज़ करके एक ग्रुप है उसमें आपने लिखा, और मैसेज ये है कि पत्रकार सुरक्षा कानून से केवल उन्हें परहेज है जो ऑलरेडी मामा की गांड में बैठे हैं, ऐसा पुलिस कंप्लेंट में लिखा गया है। आपका कहना है कि आपने ऑलरेडी मामा की गोद में बैठे हैं, ये आपने लिखा था, तो आपने क्या लिखा था? मैं आपको मोबाइल में करके दिखाता हूँ। मैंने जो लिखा था वो ये लिखा था कि पत्रकार सुरक्षा कानून से उन्हें परहेज है जो ऑलरेडी मामा की गोद में बैठे हुए हैं, हाँ। नॉट गांड। और जो गोद था वो गोद गॉड टाइप हो गया। वो कैसे टाइप हो गया मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपके लिए पहले लिखा था वो ये है, ये जो आप बेसिकली इंग्लिश में टाइप कर रहे थे। हाँ, बेसिकली इंग्लिश टाइप होता है, लेकिन वो कन्वर्ट होता है इंग्लिश में और हिंदी में कन्वर्ट होता है। और जब हम इसको लिखते हैं तो वो इंग्लिश के वर्ड होते हैं और कन्वर्ट होके वो हिंदी में होता चला जाता है। Whatever word you used, it does not warrant a police complaint, leave alone कि उस पर आपको FIR और अरेस्ट किया जाए। बट उसके बारे में हम बाद में बात करें। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट ऑफ योर मैसेज, जिसमें आपने लिखा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून हमें चाहिए बस्तर में। तो जर्नलिस्ट को क्यों, जो बस्तर के जर्नलिस्ट हैं या जो आप जैसे जर्नलिस्ट स्ट्रिंगर्स हैं, उनको एक सुरक्षा कानून की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इन सब चीज़ों को हम लोग लगातार लिखते रहे, कई आप लोग रिपोर्ट करते रहे हैं कि जंगल में कैसे जो है एक ग्रामीण मारा जाता है और उसके बारे में खबर नहीं आ पाती है। जब हम पहुंचते हैं देखते हैं कि उसको पता चलता है, गांव वाले बोलते हैं कि इसको पुलिस मारी है। और कई केसेस में नक्सलियों ने भी मारा। नक्सलियों की चीज़ें तो पुलिस बाकायदा प्रचार करके लिखवाती है, खुद ड्राफ्ट बनाती है, खुद फोटो खींचती है। गोमपाड़ का ही मामला देख लीजिए। अगर नक्सल एट्रोसिटीज़ अगर हो तो पुलिस बताती है, हाँ। लेकिन अगर स्टेट या पुलिस जो कर रही है वहाँ पे, वो अगर आप लोग रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं तो उन चीज़ों को लेके पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है? कुछ आप जैसे संतोष यादव है, सोमारू नाग है, इनको जो है उस क्षेत्र में कुछ अंदर के केसेस लिखने के कारण, खबर देने के कारण वो लोग अपने अखबार में खबर भेजते थे। इसके अलावा जो है वो खबर सर्कुलेट भी करते थे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, जो है अपने जो भी पत्रकार मित्र हैं उनको बताते थे। वो खबर जो है बाद में स्टेट में या नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में आगे सर्कुलेट होती थी। तो इससे जो है पुलिस को तकलीफ़ होता है कि हमारी जो खामियां हैं वो क्यों बाहर आ रही हैं, नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह से दबाव बनाया जा रहा है। सलवा जुड़म के टाइम जो हुआ उस समय जो है खबरें निकल के नहीं आती थी। इसलिए नहीं आती थी कि उस समय बस्तर में मोबाइल नहीं था। 2005-8 के बीच मोबाइल नहीं था। उस समय जो है सोशल मीडिया नहीं था। तो काफ़ी कम खबरें निकल के आई उस समय। और सलवा जुड़म, एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जिनको नहीं पता। वो एक विजिलेंटे ग्रुप था, एक सिविल ग्रुप था जिसको एम्पावर किया गया था स्टेट ने विद वेपन्स ऑल्सो टू फाइट नक्सल्स, जो बाद में डिसबैंड हो गया बिकॉज बहुत अट्रॉसिटीज़ होने लगी और ऑलमोस्ट एक सिविल अनरेस्ट, सिविल वॉर का जैसा सिचुएशन बन गया था। जी। तो जो सलवा जुड़म का पोजीशन, मतलब उस समय जो स्थितियां बनी, कई लोग बेघर हो गए क्योंकि जो स्टार्ट हुआ उसको राजनीतिक रंग दिया गया। केंद्र सरकार से पैसे मंगाने के लिए, और उसको जो है पूरा एक सिस्टम के तहत वहाँ प्लान किया गया, लोगों को जोड़ा गया, जिसके कारण जो है माओवाद एक भयानक रूप से उभरा। 2005-8 के बाद जो है कई लोगों की हत्याएं हुई, लाखों लोग बेघर हो गए। आज जो है बस्तर में 20-25% जो है आबादी जो है दूसरे राज्यों में पलायन कर गई है। आज भी लोग पलायन कर रहे हैं माओवादियों के डर से या पुलिस के डर से। मुझे जिस दिन परपा थाने में किडनैप करके रखा गया था, वहाँ जो है 15-20 लोग ऑलरेडी पहले से थे। मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला। मैंने पूछा कि दादा आप लोग कहाँ से हो और
कब से हो? तो उन्होंने बोला कि हम लोग 1 हफ्ते से हैं और हमें जो है बाज़ार के दिन उठा के लेके आए थे और रखे हैं यहाँ। क्या के लिए रखे हैं पूछा तो नहीं पता, बस रहने बोले हैं, तो हम लोग यहीं रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। बेसिकली एज जर्नलिस्ट अगर आप ये सब एक्सपोज करें कि सलवा जुदुम के नाम पे, या सलवा जुदुम डिसबैंड हो गया, उसके बाद सामाजिक एकता मंच आया, उनके बारे में लिखें तो स्टेट विल गो आफ्टर यू, ऐसा हो रहा है जी। तो आप जैसे संतोष यादव और सोमारू नाग जब जेल गए उसके बाद आप लोगों ने एक आंदोलन शुरू करा वहाँ जर्नलिस्ट उनको बाहर निकालने के लिए, और एक लॉ जिससे कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्ट हों। तो आप बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा लॉ है जो आपको बिना चार्जशीट के ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जेल में आप रह सकते हैं, तो क्या है वो, मतलब उससे क्या? ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस ही प्रताड़ित कर रही है, नक्सलियों ने भी हमारे साथियों को मारा है, उनको पूछताछ के नाम से परेशान किया है। इससे पहले नेमीचंद जैन थे सुकमा जिले के, उनको माओवादियों ने मार दिया। उसके बाद साईं रेड्डी की हत्या नक्सलियों ने कर दी। साईं रेड्डी को पुलिस ऑलरेडी जेल में, यही कानून छत्तीसगढ़ का विशेष जन सुरक्षा अधिनियम जो है लगा के 1.5 साल जो है जेल में पुलिस डाल के रखी थी। जब जेल से छूटने के बाद वापस उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और उनको जो है नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। तो दोनों तरफ से डेंजर है बेसिकली। हाँ, इसमें जो है चीज़ें कुछ भी सामने नहीं आई। हमने जो है आंदोलन किया, हमने नक्सलियों के खिलाफ भी आंदोलन किया है। हमने जो है 5-5 दिन अबूझमाड़ जैसे इलाकों में जहाँ सरकार आज तक कभी नहीं गई, कोई सरकार नहीं है वहाँ, आज तक कभी नहीं गई, वहाँ जो है हम लोगों ने पैदल 5 दिन चल के 100 किलोमीटर पैदल जंगल में चल के नक्सलियों को चुनौती दी कि हमें मार के दिखाओ, हमें मार के दिखाओ, या आप उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगो, या वो चीज़ बताओ कि हमारे साथियों को क्यों मार रहे हो। उन्होंने आखिरी में अपना स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई है और इसके बाद जो है अगर कुछ होता है, कभी भी कुछ होता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, अगर कोई गलती रहती है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये माओइस्ट की तरफ से कम्युनिकेशन। उसके बाद से उन्होंने आज तक कभी कुछ भी नहीं किया, जर्नलिस्ट को टच नहीं किया है। 1-2 बार पूछताछ के नाम पे पत्रकारों को रोका है, धमकाया है। उसके लिए भी हम लोगों ने उनके एरिया में जाके आंदोलन किया, क्योंकि बेसिकली जो जंगल का इलाका है उनका इलाका है, वहाँ जाके उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है कि आखिर क्यों ये सब कर रहे हो। तो वो सब भी हमारे लोगों ने किया। आप लोग एक कानून चाहते थे कि जिसमें जो है हमें प्रोटेक्शन मिले कि पत्रकारों को, जैसे छत्तीसगढ़ में विशेष जन सुरक्षा अधिनियम है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के लिए छत्तीसगढ़ विशेष पत्रकार सुरक्षा कानून होना चाहिए, क्योंकि बस्तर में काम करना है। उससे जो है छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों के भी पत्रकारों को फ़ायदा होता। और हमने जो है आंदोलन वहाँ से मांग रख के स्टार्ट किया, लेकिन तब तक जो है सोमारू नाग, संतोष यादव को फर्जी मामले बना के अरेस्ट कर लिए। हम लोगों ने फिर उनकी रिहाई के लिए बातचीत की। जब कोई विकल्प नहीं बचा तो फिर हम लोगों ने 21 दिसंबर 2015 को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। हमने जो है पूरे देश भर के पत्रकारों, समाज सेवी संगठनों, सारे राजनीतिक पार्टियों से आह्वान किया कि आप आइए, देखिए कैसे पत्रकारों की आज़ादी पे हनन हो रहा है, उनकी अभिव्यक्ति जो है छीनी जा रही है। अब थोड़ा आपके अरेस्ट के बारे में बात करते हैं। जो ये तो व्हाट्सएप मैसेज से शुरू हुआ, मार्च में आपका अरेस्ट हुआ, तो उससे पहले आप जब एफआईआर फाइल हुआ आपको पता था, मतलब ये कैसे हुआ पूरा, किसने कंप्लेन? ये व्हाट्सएप के ग्रुप में ही एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कंप्लेन करी जी। और एग्जैक्टली कैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए आपके साथ? इससे पहले हमें खबर मिली थी कि मेरे ऊपर जो है 2 एफआईआर हो चुके हैं। किस चीज़ को लेके? एक गीदम में परीक्षा में नकल की रिपोर्टिंग करने हमें खबर मिली थी कि वहाँ काफ़ी पैमाने पे नकल होता रहा है, और जब नकल हो रहा है, गलत हो रहा है और जाना चाहिए रिपोर्टिंग के लिए। हमने कुछ वहाँ से अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम चलेंगे, आ रहे हैं कर। तो हम पहुँचे वहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुँचा था। हम लोग फिर
एग्ज़ाम सेंटर गए, वहाँ जो है देखे कि नकल चल रहा है। हम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर घुसे भी नहीं, हमने जो है बाहर से ही वीडियोग्राफी की। दूसरे सेंटर हम लोग पहुँचे ही थे कि वहाँ एक लोकल लीडर आ गया, मनीष सुराना, वो जो है हमको धमकी वगैरह दिया। तो हम लोग इसको लाइट लिए, क्योंकि ये सब होता रहता है और ये पत्रकारिता में, सारा चीज़ तो सामान्य है, चलता रहता है, धमकी वमकी तो हर कोई देता है। हम आए, वहाँ से रिपोर्ट फाइल किए, रिपोर्ट फाइल करने के बाद अखबारों में आया, बाद में सेंटर के ऊपर कार्रवाई भी हुई। सेंटर जो है, दोनों सेंटर आज के डेट में प्रशासन ने बंद कर दिए हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो इस रिपोर्ट के लिए आपके ऊपर एक एफआईआर फाइल हुआ? वो लोग जो है कब एफआईआर किए पता ही नहीं चला। तो पिछले साल ये एक एफआईआर हुआ, और आपका कहना है वहाँ के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं कलूरी, उनका फुल नेम है शिवराम प्रसाद कलूरी, और आपका मानना है बिकॉज आपने ऐसा रिपोर्ट आया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे थे इनकाउंटर के बारे में, जो कि फेक माना जाता था। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो काफ़ी आपसे गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला था कि आपकी कुंडली मेरे पास है या कुछ, और उसको लेके आपका मानना है बिकॉज आपने एक क्वेश्चन करा एक स्टेट का लाइन, आपके खिलाफ एफआईआर्स फाइल होने लग गई उसके बाद से। तो एक तो ये स्कूल के मामले में थी, उसके बाद ये व्हाट्सएप। तो अरेस्ट जब हुआ वो किस बेसिस पे हुआ? अरेस्ट जो है, मुझे दंतेवाड़ा से मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे अरेस्ट करने वाले हैं। मैं जस्ट उसी महीने 5 तारीख को पत्रिका में मैं कंटिन्यू काम कर ही रहा था, राजस्थान पत्रिका में। उसके बाद 5 मई को मैंने ज्वाइन किया ईटीवी, और मुझे जो है 19 मई को टर्मिनेशन का लेटर मेल से आया। विदिन अबाउट 14 डेज। हाँ, अच्छा। जबकि उन्होंने 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था मुझसे। अब मैंने भी सवाल जवाब नहीं किया कि 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है क्या है, मुझे तो काम करना था। महीने का करें या 1 दिन का करें, रोज करवाएं या साल का करवाएं या 10 साल का करवाएं, या जैसा मुझे साइन करना था, काम करना था बस। उन्होंने एक पॉलिसी बताई मुझे कि आपको हमारे साथ काम करना है तो आप 2 चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, एक मुख्यमंत्री का नाम, दूसरा जो है सरकार। ऐसे शब्दों को के प्रयोग से आपको बचना है खबर में। पर इसका मतलब ये है कि आप इन पे रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप रिपोर्ट करेंगे, लेकिन आप जो है ऐसी, और वो खबरें नहीं करेंगे जो सीधे सरकार के अगेंस्ट को हर्ट करे। ये ईटीवी में आपको क्लियर बताया। मैंने बोला कि ठीक है, मैं पत्रिका में काम कर रहा हूँ, वो तो खबरें वहाँ बराबर लगती हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइप से खबरें अगर मेरे पास आएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये खबरें आ रही हैं, भेजना है कि नहीं भेजना। और वही मैं कंटिन्यू करता आ रहा था। 19 को मुझे निकाला गया। मुझे लगता है इसमें पॉलिटिकल गेम है, क्योंकि सरकार के खिलाफ खबरें नहीं करना है आपको, और सरकार जो है मुझे गिरफ्तार करवा रही है। दोनों। पर मुझे जो है जिस दिन गिरफ्तार किया गया वो 21 तारीख है। मुझे जो है 19 को टर्मिनेशन लेटर मिला। 21 को मैंने सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज डाला कि कल्लू मामा अपने मकसद में कामयाब हो गया। अंततः कल्लू मामा अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैंने चैनल छोड़ दिया है, मुझे चैनल से निकाल दिया गया, ऑब्लिक मैंने चैनल छोड़ दिया है। एक मैसेज मैंने डाला। कल्लू मामा इज कल्लूरी अगेन? नो। कल्लू मामा एक ताकतवर शख्स है बस्तर में, जो कुछ भी करवाता है। अच्छा, पर एक मेटाफोरिकल नाम, मतलब कोई भी हो सकता है, कल्लू मामा कोई भी हो सकता है। सुबह मैंने मैसेज डाला, दोपहर को 3-4 घंटे बाद जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मुझे जो है अरेस्ट किया जा सकता है। तो आपको पता था कि आपका शायद अरेस्ट होने वाला है, पर किस चीज़ के लिए आपको नहीं पता? हाँ, मुझे अरेस्ट किया जाना है, किस चीज़ के लिए ये नहीं पता था। हम लोग जो है मेरे पत्रकार साथियों को भी पता चला कि इस टाइप से होने वाला है। उनके जो सूचना तंत्र है पुलिस के, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि देखिए आप लोग सतर्क रहिए। 4 बजे सब अपने अपने घर को जा रहे थे। कोई किरंदुल से है, कोई दंतेवाड़ा से है, कोई आसपास का है। हम लोग जो है मैं अपने ऑफिस आया दंतेवाड़ा में, मेन शहर में। ईटीवी नहीं, मेरा खुद का ऑफिस। अच्छा, आपका जो खुद का ऑफिस है। मैं आया, मैं अपनी बाइक खड़ा किया, मैं अंदर घुसा ही हूँ, और
मैं पॉकेट से मोबाइल निकाल के अपने टेबल तक नहीं रख पाया। दो तीन लोग, पता नहीं कितने लोग आए, मैं इतनी हड़बड़ाहट में, इतनी फास्ट कार्रवाई समझ ली, किडनैपिंग, जैसे किडनैपर्स कैसे किसी को उठा के ले जाते हैं शादी वर्दी में, और आए। अच्छा, they were not wearing uniforms, वो शादी वर्दी में, शादी वर्दी था। ऐसे ही सामान्य कपड़े जो आम आदमी पहनता है। एक मोटा हट्टा कट्टा पेट तोंद निकला हुआ कोई आदमी था। वो जो है एक तरफ से पकड़ा, एक और मोटा हट्टा काटा आदमी दूसरे तरफ से पकड़ रहा है, खींच रहा है ज़बरदस्ती। मैंने पूछा कहाँ लेके जा रहे हो, तो कुछ नहीं बोल रहा है कि आपको बस हमारे साथ चलना है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि आपके अगेंस्ट मोबाइल केस तुरंत, है, आपको अरेस्ट करा जा रहा है, कुछ नहीं, मोबाइल छीन लिया उसने जो है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको कोई किडनैप करके ले जा रहा है। किडनैपिंग। मैंने हल्ला किया कि मुझे किडनैप किया जा रहा है। मुझे ये मालूम था कि मेरी गिरफ्तारी होगी। आजकल में इनपुट्स मिल गए थे। मैंने वहाँ हल्ला किया कि तुम कल्लूरी के किडनैपर्स हो, मुझे जो है अरेस्ट कर, मुझे जो है किडनैप करके लेके जा रहे हो, यही है ना। तो वो लोग नहीं बोले हम लोग नहीं जानते, हम लोग आपको लेने आए। काफ़ी हो हल्ला हुआ, चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। कानून कहता है कि आप जो है जो भी नज़दीकी थाना है वहाँ आप पहले रिपोर्ट कीजिए, उसके बाद फिर आप देश के किसी भी हिस्से में लेके जाइए। उन्होंने नहीं किया, मेरे घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया। रात भर मुझे टॉर्चर किए थाने में ले जाके। मुझे वहाँ किस प्रकार का टॉर्चर? टॉर्चर करने से पहले कुछ अधिकारी आए उनके, शायद SDOP वगैरह थे। उन लोगों ने ये बोला कि आप हमारे साथ क्यों काम नहीं करते, आप हमारे साथ आ जाइए, कल्लूरी साहब आपको बहुत पैसे देंगे। अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा। कुल मिला के वो ये चाहते थे कि जैसा मीडिया रिपोर्ट्स उनकी आती है वो जो है वही हम लोग चलाते रहें। जो अंदर चीज़ें हो रही हैं जंगल के अंदर, वो चीज़ें हम न लिखें, चाहे वो नक्सली कर रहे हो चाहे पुलिस कर रही हो, वो चीज़ें न करें। बेसिकली बस पुलिस का जो प्रेस रिलीजेस हैं वो छापते रहें और वो चलता रहे। हम अपनी तरफ से कोई चीज़ें न करें, क्वेश्चन ना करें उनका स्ट्रैटेजी या कोई इनकाउंटर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सवाल पूछ लिए तो सबसे बड़ा गुनहगार है वहाँ पत्रकार। कोई सवाल करता ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो बैठते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, रिकॉर्ड होता है और वही चलता है। तो आपका जेल में जब आप थे तो आप कह रहे हैं आपके साथ टॉर्चर हुआ, तो मतलब किस प्रकार का टॉर्चर और क्या कहलाना चाह रहे थे आपसे? मुझे जो परपा थाने में रखे, भूखा प्यासा रखे, क्योंकि मैंने जो है उनकी पॉलिसीज़ पे चलने से इनकार कर दिया। मुझे जो है भूखा रखे, मारपीट की गई। सुबह जो है कई ब्लैंक पेपर्स में साइन करवाए गए, कई फॉर्म में साइन करवाए गए। मेरे परिवार से बात करने नहीं दिए गए। दूसरे दिन जब कोर्ट लेके जाना हुआ तब मुझे अंतिम समय में मोबाइल मिला बात करने के लिए। रात भर मारपीट हुई मेरे साथ। सुबह जो है सिग्नेचर करने के लिए मैंने बोला कि मेरे वकील रहेंगे तो उनके सामने साइन करूंगा। मैं कानून का उतना जानकार नहीं हूं और क्या चीज़ कहाँ साइन करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, मेरे वकील रहेंगे, उनके सामने आप जहाँ जहाँ बोलेंगे मैं साइन कर दूंगा। तो उन लोगों ने दबाव बनाया कि हम बात नहीं करने देंगे और आपको साइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर 2-4 और चार्जेस लग जाएंगे साइन नहीं करने के। ओके, सो यू हैड टू साइन। तो मैंने उसके बाद भी मैं तैयार नहीं हुआ कि आप मेरे ऊपर चार्जेस लगा दीजिए। आमतौर पे देखा जाता है जैसे नॉर्मल सिविलियंस को, तो जैसे एक जर्नलिस्ट होते हैं उनका थोड़ा आप नहीं सोच सकते एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होगा। तो इस टाइम पे कुछ वो नहीं था कि आप पत्रकार हैं या आप किसी को जानते हैं या ऐसा कुछ कहने से उनका कुछ नहीं। असल में वो किडनैपिंग का अड्डा ही है, मैं तो किडनैपिंग का अड्डा कहूँगा, क्योंकि वो जो है वहाँ संतोष यादव को रखा जाता है, जबकि दरभा कहाँ है और जगदलपुर का परपा थाना। तो आपके FIR किसी भी थाने में फाइल हो, आपको इस थाने में वहाँ लाके रखते हैं। जिनको किडनैप करके जिनके ऊपर फर्जी केसेस बनाने हैं उनको वहाँ रखा जाता है। मैं जिस दिन पहुँचा था उस दिन 20 लोग पहले से थे वहाँ, वो भी 1 हफ्ते से इंतजार कर रहे थे कि हमें या तो कोर्ट में पेश करेंगे या। और उनके खिलाफ क्या केसेस थे? कोई केसेस नहीं, केसेस तैयार होते, वो भी तैयार, पुलिस कैसे तैयार करती है केसेस, जानना चाहेंगे आप? क्या होता है, कई सारे नक्सली
वारदात होते रहते हैं, नक्सली करते हैं वारदात, एकदम फैक्ट चीज़ है, लेकिन उसका शिकार आम आदिवासियों को होना पड़ता है। पुलिस जो है वारंट जारी करवाती है, उसमें लिखा होता है कि किसी एक का नाम जो कॉमन नेम है, भीमा, जोगा, हुंगा, ऐसे जो ये सारे ट्राइबल सरनेम्स हैं, ट्राइबल्स नेम हैं। हाँ। और कई बार हमारे यहाँ जो है पिता का नाम और बच्चे का नाम एक ही नहीं होगा, लेकिन ट्राइबल में कई क्षेत्र में भीमा दादा का नाम भी है, भीमा खुद का नाम भी है और पिताजी का नाम, बच्चे का भी नाम है, मतलब 3 पीढ़ी तक एक ही नाम है। हाँ। तो बड़े को बड़ा भीमा, छोटे को इस टाइप से वो लोग नेम करते हैं। तो पुलिस जो वारंट जारी करवाती है उसमें भीमा, पिता नामालूम, पता नामालूम। अब वो कोई भी भीमा हो सकता है, कोई भी भीमा हो सकता और है, बहुत सारे भीमा होंगे, बहुत सारे भीमा है, क्योंकि एक गांव में अगर 100 लोग हैं तो 10-15 नाम से काम चल जाता है, उसी में सब रहते हैं। तो पुलिस जो वारंट जारी करवाती है वो वारंट जो है सब में काम आता है। किसी को भी आप उठा के वारंट के बेसिस में कोई भी सिमिलर नाम से किसी को भी उठा सकते हैं। आप जेल कितने दिन तक रहे? मैं 96 दिन जेल में रहा। और वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था? मतलब और भी लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ पता नहीं क्यों हैं लेकिन जेल में डाले हुए हैं, केसेस का नहीं पता, मतलब वहाँ के जो लोकल्स या आदिवासी जो लोग फंस जाते हैं इन केसेस में, उन्हें नॉलेज होती है कि किस रीज़न से हम जेल में हैं? मैंने जो है काफ़ी लोगों से बात की है, जो भी आते थे कि ये बोलते थे कि मैंने पूछा, जैसे कि जो हिंदी जानने वाला है मान लीजिए, मैंने पूछा कि दादा आप किस केस में आए हो, तो उसका जवाब होता है, अधिकांशतः जो जवाब होता है वो ये कि नक्सली केस में। नक्सली भी वो लोग पूरा नहीं बोल पाते हैं सही तरीके से, नक्सली केस ऐसा करके बोलते हैं। उसके बाद फिर मेरा दूसरा सवाल होता है कि कौन सा नक्सली केस, तो वो बोलते हैं कि नहीं पता। जस्ट कमिंग बैक टू बीइंग अ जर्नलिस्ट इन बस्तर, अब आप 4 साल से जर्नलिस्ट हैं जी, और आपकी अपनी एक दुकान है, बिजनेस है, लेकिन ये आप पत्रकारिता में शौक के लिए आए जी। कैसे आप एंटर करें जर्नलिज्म? 4 साल के पहले तक मुझे लगा कि सोशल मीडिया में मैं लिखता रहा, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से फ़ोटो वीडियो पोस्ट करता रहा। मुझे लगा कि कुछ अखबारों के लिए लिखना चाहिए, तो वहाँ सबसे आसान होता है किसी अखबार की एजेंसी ले लीजिए और फिर काम स्टार्ट कीजिए। आप एजेंसी ले लिए, मतलब आप हॉकर भी हैं, आप पत्रकार भी हैं, और आप जो है आपको विज्ञापन भी ले सकते हैं, आप उससे कमाई कर सकते हैं, आपका घर चल सकता है। तो ज़्यादातर हिस्सों में वैसे ही पत्रकार, और मोस्टली वहाँ पत्रकार सारे स्ट्रिंगर्स हैं, किसी स्ट्रिंगर कहिए, मैसेंजर कहिए, मोस्टली वही हैं। ज़िले में जो बैठे हैं 2-4-5 बड़े अखबार के, वो ब्यूरो हैं, कुछ टेलीविज़न चैनल, ऐसे दर्जन भर ही हैं। बाकी जो है दर्जन भर छोड़ के कम से कम हर ज़िले में 100-100, 150-150 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। उसका जो है रिकॉर्ड जनसंपर्क कार्यालय में नहीं होता, उसको जो है पुलिस पत्रकार नहीं मानती, सरकार पत्रकार नहीं मानती है। एक स्ट्रिंगर के लिए क्या एक स्ट्रिंगर सिर्फ जर्नलिज्म से आमदनी कमा सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कितना, व्हाट इज़ द हाउ मच मनी कैन यू मेक? मतलब अगर एक स्टोरी आप पत्रिका को देते हैं या हिंदुस्तान को देते हैं तो कितना? स्टोरी के पैसे नहीं के बराबर मिलते हैं, मतलब आपके पेट्रोल के पैसे। एक रेंज दीजिए मुझे। रेंज तो सबका, जो जितने भी अखबार हैं उसके हिसाब से जो फिगर है वो 20 रुपये 25 रुपये से स्टार्ट होता है। 20 एक न्यूज़ रिपोर्ट हाँ, के लिए 20 रुपये 25 रुपये से स्टार्ट होता है और 200-250 रुपये में आके ख़त्म हो जाता है। और ये बड़े, मतलब लोकल डेली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर आप नेशनल डेली के भी लिए रिपोर्ट कर रहे हो तो आप 20 से लेके 200 तक मैक्सिमम जी, ये एक न्यूज़ रिपोर्ट के लिए। और उसके लिए आप खर्चा या कितना जोखिम उठाते हैं? क्योंकि बस्तर तो जैसा एरिया है, जोखिम ऐसा है कि आप नक्सली इलाकों में जाएंगे तो आपको स्पाइक्स मिलेंगे। स्पाइक्स मीन्स बड़े होल होते हैं, उसमें लोहे के नुकीले रॉड रहते हैं। अगर आपका पैर गया, ट्रैप जैसा होता है, तो पैर फंसना है और आपकी जान जानी ही जानी है।
आईडीज लगे हुए हैं, प्रेशर बम लगे हुए हैं, पैर पड़ा नहीं कि आपकी मौत होनी निश्चित है। दूसरी तरफ पुलिस और स्टेट कि अगर आप उनके खिलाफ कुछ लिखें तो आपके अगेंस्ट केसेस दर्ज हो सकते हैं। केसेस तो हैं, केसेस तो हमेशा है, वो तो कभी भी कर सकते हैं। दिल्ली मीडिया में ऐसा बहुत देखा भी जाता है कि हर स्ट्रिंगर्स एक तो ज़रूरी भी हैं, लेकिन बहुत सस्पिशन के साथ भी देखते हैं कि ये लोग और भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं या एक्सटॉर्शन करते हैं या किडनैपिंग तो नहीं लेकिन ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्ट्रिंगर्स इस बिजनेस में भी चले जाते हैं? बस्तर में हुआ है, बस्तर में करीब 5-7 साल से ये जो नए आईएएस आए बस्तर में, खासकर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, ये 3 ज़िले ऐसे हैं वहाँ जो है उनके बैच के जो अफसर आए उन्होंने एक पत्रकारिता को दबाने के लिए एक नया चीज़ स्टार्ट किया जो अभी कंटिन्यू है। उन्होंने उनको ठेकेदार बनाए जो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। उनको मालूम था कि इनकी आमदनी का जो हिस्सा इतना कम है कि बमुश्किल उनका घर चलता है। उनको उन पत्रकारों को अगर कार में घूमने का शौक़ जो है अगर डाला जाए, उनको जो है अच्छे घर का शौक़ डाला जाए तो ये हमारे लिए काम करेंगे। उनको कॉन्ट्रैक्टर बनाया गया, बिठा के काम दिया गया, आप बिल्डिंग्स बनाओ, आप जो है नालियाँ बनाओ, आप रोड बनाओ, आप कॉन्ट्रैक्टर हो और खबरें भी वही लिखो जो हम चाहते हैं। तो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई और आज जो है वही चीज़ें कंटिन्यू हैं। काफ़ी लोग जो है ठेकेदार हैं और चीज़ें उनके हिसाब से कर रहे हैं। तो जर्नलिज्म एक बिजनेस सा हो जाता है फिर कि आप एक पक्ष के लिए लिखें, आपको उनके लिए पैसे मिलेगा और वही आपको कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिलाएंगे। हाँ। पर इस सब का सल्यूशन ये नहीं है कि जर्नलिस्ट की वेज बढ़ाई जाए, सैलरी बढ़ाई जाए। इसके लिए कुछ जैसे आप लोगों ने आंदोलन करा है जर्नलिस्ट के लिए, इस चीज़ पे चर्चा होती है कि स्पेशली जो नेशनल मीडिया के लिए अगर आप लिख रहे हैं, लोकल डेली तो अलग बात है, उनका अपना वेज होगा सिटी के अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर आप दिल्ली की मीडिया के लिए लिख रहे हैं या नेशनल मीडिया के लिए लिख रहे हैं तो वेज बढ़ाने की बात होती है या ऐसा, या आपका कोई वो नहीं है, आपको वही लेना पड़ेगा जो देंगे? नहीं, हमारा तो है कि कम से कम पहले तो पत्रकार सुरक्षित तो हो जाएं, उसके बाद फिर तो वेज बाद की बात है। वेज तो सेकेंडरी है। हाँ, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र, आपने 4 इयर्स जर्नलिज्म करा है और आप अगेन ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ बहुत माओइज्म की प्रॉब्लम है। एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, माओइज्म की, स्टेट ऑपरेशन की, सिविलियंस की जो बीच में फंस गए हैं? उसके लिए डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण है और साथ में शिक्षा। अगर किसी का भी दिमाग खराब हो गया, उसकी पहले दिमाग को ठीक कीजिए। अगर आप वहाँ जाके स्कूल बनाएं, और स्कूल तो इन्होंने बंद करके शहरों में शिफ्ट कर दिया गया है। जो बच्चा पैदा होगा उसे नक्सलवाद पढ़ाएंगे। आप माओवादी बनिए, आप उनको छोड़, अगर एक भी बच्चा छूट रहा है मतलब वो माओवादी बन रहा है और वो आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आप कहते हैं कि खतरा है, तो आप उसको तो पढ़ाई ही नहीं दे रहे, आप स्कूल बंद कर रहे हैं। जबकि आपको फोर्स के साये में अगर आप स्कूल खोलें और वहाँ बच्चों को पढ़ाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, न कि वो नक्सलियों के स्कूल में पढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी ऐसा दिल्ली में भी बहुत चला है, जैसे कश्मीर में आपको पता है इनकाउंटर हुआ, तो अगर एक जर्नलिस्ट एक मिलिटेंट के बारे में बताए या ये बताए कि लोग क्यों उसके साथ हैं, या ये बताए कि वो कहाँ से आ रहा है, क्यों एक लड़का एक मिलिटेंट बन जाता है, या सिमिलरली छत्तीसगढ़ में क्यों लोग माओइस्ट बन रहे हैं, या माओइस्ट क्या सोचते हैं, किस वजह से वो लोग कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, तो आपको देशद्रोही बोल दिया जाता है कि आप उनका पक्ष ले रहे हैं या उनको आप बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं या उनको हीरो बना रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ है बस्तर में आपकी जर्नलिज्म में कि आप बिकॉज आप कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो स्टेट नहीं दिखाना चाहते हैं, आपको देशद्रोही बोल दिया जाए? लोगों का क्या रवैया रहता है, मतलब आपके अपने ओन कॉलीग्स, अपने ओन जर्नलिस्ट कभी ऐसा बोलते हैं कि आप ये मत दिखाएं? नहीं, जर्नलिस्ट कभी इस टाइप से नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता। नहीं, वो तो ये सोचते हैं कि चलो कोई तो है जो बिना डरे काम कर रहा है, हम इनसे हमको बल मिल रहा है, तो वो जो है आगे के लिए उनके लिए काम करने का एक माहौल तैयार हो रहा है। तो अगर आप
मतलब आपके अपने कोलीग से ऐसे कोई प्रेशर नहीं रहता कि आप एक लाइन स्टेट का ही लाइन दिखाएं, माओइस्ट का लाइन ना दिखाएं, या ट्राइबल्स का नाम ना दिखाएं, या इनकाउंटर को क्वेश्चन ना करें? कुछ कंपनियों में जो कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रहे हैं या खुद का उनका व्यापार है, कंपनियां हैं, तो वो जो है सरकार के लिए सरेंडर रहती है। उनकी पॉलिसी रहती है कि आप जो है सरकार या सरकार से जुड़ी हुई नकारात्मक खबरें जो गलत कर रही है सरकार, वो चीज़ें जो है आप उनको कोड करते हुए नहीं लिखेंगे, तो उसको फॉलो करना पड़ता है उनको। चलिए, आई होप आप अपनी जर्नलिज्म भी करते रहें with the cases, and I hope you get justice in the cases also. Thank you so much for talking to us. जी, Best of luck. थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching the interview. Remember, when corporations pay, corporations are served. When the public pays, the public is served. Click here to support our I Pay to Keep News Free campaign. Support News Laundry, support independent media. If you enjoyed that, click up here to support us and down here to subscribe. Be sure to check out our older episodes and the other stuff we do, like Can You Take It, I Agree, panel discussions, comics and animations, and much, much more.